क्या ईरान से जंग में अकेले पड़ गए हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप? क्या फंस गए हैं ट्रंप? ईरान ने 57 देख रहे हैं आप, 57वीं मिसाइलों की बौछार कर दी है। ईरान ने मिसाइलों के 57वें चरण की शुरुआत की है और उसके तहत यह बौछार की गई है। और ईरान के टारगेट पर इजराइल से ज्यादा अमेरिकी ठिकाने हैं, वो यूएस बेस हो या अमेरिका दूतावास हो अमेरिका का। या अल्लाह! और सिर्फ ईरान नहीं, इराक ने देखिए क्या किया है। अटैक हुआ है, यूएस एम्बेसी पर अटैक हुआ है, जो इराक में यूएस एम्बेसी है। और बगदाद में जब ईरानी मिसाइल आसमान में थी तो अमेरिका के डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल दागी है इंटरसेप्ट करने के लिए। तो ईरान इतने हमले कर रहा है, क्या ट्रंप फंस गए? ट्रंप अब कह रहे हैं मुझे यकीन नहीं कि ईरान ऐसा करेगा और ऐसा कर सकता। सुनिए। Look what you can't let Iran, who's truly a nation of great terror and power. Look what happened in the last 2 weeks. They weren't supposed to go after all these other countries in the Middle East. Those missiles were set to go after them. Nobody expected that. We were shocked. You can't let Iran, who's truly a nation of great terror and क्या ईरान से जंग में ट्रंप बुरी तरह घिर गए हैं? ट्रंप को अंदाजा नहीं था कि ईरान इस तरह मिडिल ईस्ट में हमले करेगा। जंग के 18वें दिन भी ईरान सरेंडर को तैयार नहीं है। ईरान ने अमेरिका का शांति प्रस्ताव खारिज कर दिया है। उधर हॉर्मूज के हालात ने ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी है। नेटो देश भी ट्रंप की अपील के बावजूद सामने नहीं आना चाहते। जर्मनी, ब्रिटेन सहित कई देशों ने सैन्य कार्रवाई में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि ट्रंप इस जंग में अकेले पड़ गए हैं। अब देखिए जरा ट्रंप कैसे फंस गए। ट्रंप को नहीं यकीन कि ईरान इतना हमला करेगा, इतनी मार मारेगा। दूसरी तरफ जो साथी हैं ये भी तैयार नहीं है साथ देने को। ट्रंप क्या कह रहे हैं? जंग के 18वें दिन डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान बड़ी शक्ति है, एक ताकतवर देश है। ट्रंप बोले उम्मीद नहीं थी कि ईरान खाड़ी देशों पर हमला कर देगा। तो क्या खाड़ी देशों पर ईरानी हमले ने ट्रंप को परेशान किया है? क्या ट्रंप को एहसास होने लगा है कि ईरान भारी पड़ रहा है? शायद हां, क्योंकि यूरोपीय देशों ने भी ट्रंप का साथ छोड़ दिया है। ट्रंप नेटो देशों से हॉर्मूज में रास्ता खुलवाने की अपील कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा मदद नहीं की तो नेटो का भविष्य खराब हो सकता है। लेकिन नेटो देशों ने साफ कहा है कि वो अपने वॉरशिप नहीं भेजेंगे। जर्मनी कह रहा है कि वो किसी भी सैन्य कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगा। जर्मन चांसलर ने कहा कि बमबारी से किसी को झुकाना सही नहीं है। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने कहा है कि उनका देश यह युद्ध नहीं लड़ेगा, इस युद्ध में नहीं फंसेगा और किसी भी कदम में ज्यादा से ज्यादा देशों की सहमति जरूरी है। इटली ने भी दो टूक कह दिया है कि जंग नहीं बल्कि बातचीत से हल निकले। फ्रांस ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अपने युद्धपोत भेजने से इनकार कर दिया है। यूरोपीय देशों ने सैन्य कार्रवाई की बजाय कूटनीति पर जोर दिया है
उधर ऑस्ट्रेलिया और जापान ने भी जंग में कूदने से मना कर दिया है। अब ट्रंप अकेले बचे, या तो युद्ध रुकवाएं या जंग लड़ें, या फिर ईरान को अकेले, इजराइल को और ईरान को अकेले लड़ने के लिए छोड़ दें। सुनिए जरा ट्रंप क्या कह रहे हैं। मुझे लगता है कि वह मदद करेगा। मैंने कल ही उससे बात की। मैं उस पर ज्यादा दबाव नहीं डालता, क्योंकि मेरा मानना है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। हम दुनिया के सबसे ताकतवर देश हैं। हमारे पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है। मैं यूके से खुश नहीं था। मुझे लगता था कि वो शामिल होंगे, शायद, लेकिन उन्हें पूरे उत्साह के साथ शामिल होना चाहिए। हम कई वर्षों से नाटो के जरिए इन देशों की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि नाटो असल में हम ही हैं। आप पुतिन से पूछ सकते हैं, पुतिन हमसे डरता है। उसे यूरोप से बिल्कुल डर नहीं लगता। वह संयुक्त राज्य अमेरिका से और उस सेना से डरता है जिसे मैंने अपने पहले कार्यकाल के दौरान बनाया था। अब देखिए जरा, एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं उन्हें यकीन नहीं था, कि ट्रंप को लग रहा था मैं तो हजारों किलोमीटर दूर हूं, ईरान की कोई मिसाइल अमेरिका तक आएगी नहीं, उसे मारना होगा वो इजराइल में मारेगा। लेकिन ईरान अमेरिका के बेस जो मुस्लिम देशों में उस पर अटैक कर रहा है, खास से दुबई में। ईरान पहले दुबई में अटैक कर रहा था बेसिस पर और दूसरे मुस्लिम देशों में। उसके बाद उसने धमकी दी कि वो अमेरिकी कंपनियों पर हमला करेगा जो इन देशों में। इजराइल ईरान जंग से मध्य पूर्व के आर्थिक सेंटर दुबई में हड़कंप मचा। 13 मार्च को दुबई के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर को नुकसान हुआ। नुकसान ईरानी ड्रोन के मलबे से हुआ है जिसे डिफेंस सिस्टम ने तबाह किया था। यह मध्य पूर्व और अफ्रीका और साउथ एशिया का एक बड़ा वित्तीय केंद्र है। इस ग्लोबल सेंटर में 2000 से ज्यादा विदेशी कंपनियां मौजूद हैं और जिसमें यूरोपीय और अमेरिकी और इजरायली कंपनियां भी शामिल हैं। ईरान अमेरिका और इजरायली कंपनियों को निशाना बना रहा है। 8 मार्च को ईरान ने अमेज़न वेब सर्विस डेटा सेंटर पर हमला किया था। फिर ईरान ने बहरीन में एक अमेरिकी डेटा सेंटर को निशाना बनाया। ईरान ने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट पर हमले की धमकी दी थी। इन कंपनियों के ऑफिस इजराइल, दुबई और अबू धाबी में मौजूद हैं। खबर थी कि ईरान अमेरिकी इजरायली बैंकों पर भी हमला करेगा। सऊदी अरब और बहरीन में कई अमेरिकी बैंकों के दफ्तर मौजूद हैं। सुनिए जरा ईरानी विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। ये जंग इस तरह समाप्त होना चाहिए कि हमारे दुश्मन फिर कभी भी हम पर हमला करने के बारे में सोचे भी नहीं। मुझे लगता है कि अब तक उन्होंने सबक सीख लिया है और वे समझ गए हैं कि वे किस तरह के देश का सामना कर रहे हैं। हम अपनी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इस जंग में आम लोगों के साथ साथ बड़े उद्योगपतियों और कारोबारियों को भी नुकसान हो रहा है। इस हमले में खासतौर पे बड़ी जगह निशाने पर हैं, टारगेट पर हैं और बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कारोबारी सबसे ज्यादा संकट में हैं। इस जंग में शेयर बाजार हो या उनके बिजनेस पर हो, देखिए जरा कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है। ईरान अमेरिका जंग में दुनिया के अरबपतियों को झटका लगा है। अरबपतियों की संपत्ति में खरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। 48 घंटे में ही करीब 75 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। इलॉन मस्क टेस्ला के शेयरों में पिछले 15 दिनों में करीब 12% गिरावट आई है। मस्क की नेटवर्थ फरवरी के अंत में 841 बिलियन डॉलर के करीब थी। वो अब गिरकर 790 बिलियन डॉलर के आसपास आ गई है। हालांकि इलॉन मस्क अब भी नंबर 1 पर बने हुए हैं, लेकिन उनकी संपत्ति में 51 अरब डॉलर की भारी कमी आई है। उनकी संपत्ति में करीब 4704 करोड़ की कमी आई। जेफ बेजोस, अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस को भी तगड़ा नुकसान पहुंचा है। हॉर्मुज बंद होने से अमेज़न की शिपिंग लागत बढ़ने की आशंका जताई जा रही है और इस वजह से निवेशकों ने शेयर बेचना शुरू किया। बेजोस की संपत्ति में पिछले 18 दिनों में करीब 2400 करोड़ की कमी आई है। केपी सिंह, भारतीय अरबपतियों पर भी जंग का असर दिख रहा है। रियल एस्टेट किंग केपी सिंह को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक केपी सिंह की संपत्ति में 23% की गिरावट आई है। अजीम प्रेमजी की संपत्ति में 21.3% की कमी आई है। उनकी संपत्ति घटकर 21.6 बिलियन डॉलर रह गई है। इस लिहाज से उन्हें लगभग 53,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। सुनिए जरा, अब
इस नुकसान पर और इस हालात पर विदेश मामलों के जानकार रविंदर सचदेवा साहब क्या कह रहे हैं? कोलैप्स भी करेगा, डिपेंड करेगा मार्केट की साइकोलॉजी कैसी है। रेट गिर रहे हैं तो फिर लोग वो भी तो आ रहे हैं ना जिनको बार्गेन दिख रहे हैं। तो डिपेंड करेगा ये कि आने वाला फ्यूचर कैसा दिखता है, अगले 3 महीने 6 महीने अगला साल कैसा दिखता है दुबई। और हम जब दुबई की बात कर रहे थे, हम सभी को इंक्लूड कर रहे हैं, राइट? दुबई एंड अबू धाबी, शारजा, अरब एमिरेट्स के जो वेरियस हैं, उधर आप कतर भी देख लीजिए, उधर कुवैत भी देख लीजिए, बहरीन भी देख लीजिए, ओमान भी देख लीजिए, सऊदी अरेबिया भी देख लीजिए। हर जगह ये जो प्रेशर्स हैं प्रॉपर्टी के डाउनवर्ड होंगे, डेफिनेटली यस, दुबई में ज्यादा होंगे। अर्ली टू से कि मतलब मार्केट गिर तो रही है, वो दिख रही है। अब डिपेंड करेगा कितना टाइम ऐसा ये रिस्क दिखते हैं सारे, इंक्लूडिंग अब एक और भी है ना, अगर इनकी इकोनॉमी नहीं चली ज्यादा तो फिर इकोनॉमी में काम करने वाले लोग भी तो कम होंगे। तो सिर्फ ईरान नहीं, इजराइल भी ईरान पर अटैक कर रहा है। देखिए उसके स्पेस सेंटर पर किया है। स्पेस सेंटर की हालत देखिए। इजराइल का ईरान पर हमला हुआ, पूरी तरह से तबाह हो गया है, जलकर खाक हो गया है मिसाइल अटैक में। इसमें ईरान का स्पेस सेंटर और पुलिस स्टेशन जो जलकर राख हुआ है। और दूसरी तरफ एक और तस्वीर आई है, दिलचस्प तस्वीर। जब यह कहा जा रहा है नेतन्याहू जिंदा नहीं, तब नेतन्याहू टेलीफोन पर बात करते हुए एक तस्वीर आई। दावा किया जा रहा है नेतन्याहू जिस वक्त फोन पर बात कर रहे थे, दरअसल वो ईरान के सुरक्षा प्रमुख को मारने की इजाजत दे रहे थे। सुरक्षा प्रमुख को मार गिराया है इजराइल ने ईरान के, और बताया जाता है वो खमनेई से ज्यादा ताकतवर थे सेना के लिहाज से। आपको बताऊं कौन थे ईरान के सुरक्षा प्रमुख, ये है लारिजानी। अली लारिजानी पर अटैक किया है। यह अटैक इजराइल ने किया है और इजरायली हमले में इनकी जान चली गई। अगली तस्वीर देखिए, पिछले दिनों ही एक प्रोटेस्ट में लारिजानी शामिल हुए थे। यह तस्वीर खमनेई के साथ आप देख रहे हैं लारिजानी की। अब आप समझ सकते हैं कि खमनेई के साथ जिसकी तस्वीरें हो वो कौन सी शख्सियत होगा। यह प्रदर्शन की तस्वीर आप देख रहे हैं। अभी जब कमांडर्स की मौत हुई और इजरायली अटैक हुए, तब लारिजानी सड़कों पर थे। نمیرسه ملت ایران ملت قشیده این حضور مردم خیلی حضور درام مشکلش اینه که عقلش अब देखिए सवाल यह है लारिजानी जिंदा है या मुर्दा, और ईरान के लिए बहुत अहम शख्सियत थे ये। किस तरह से लारिजानी को मारा गया। खमनेई के बाद ईरान के सबसे ताकतवर शख्स लारिजानी को मारे जाने को लेकर अटकलें। इजराइल ने ईरानी सेना प्रमुख के मारे जाने का दावा किया है। किन लारिजानी के अकाउंट ने से एक चिट्ठी पोस्ट की गई है और इसके बाद लारिजानी की मौत को लेकर सस्पेंस और बढ़ गया है। आपको बताऊं कि इस चिट्ठी में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। टाइम्स ऑफ इजराइल ने लारिजानी की मौत का दावा किया है। इजरायली अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया है। सोमवार रात इजराइल ने एयर स्ट्राइक की और दावा है इसी हमले में खमनेई के करीबी लारिजानी की मौत हुई है। अली लारिजानी ईरान के बड़े चेहरों में गिने जाते हैं। वो ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से जुड़े प्रमुख पद पर कार्यरत हैं। ईरान की सुरक्षा नीति, परमाणु कार्यक्रम में उनकी भूमिका रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर भी लारिजानी ने सख्त बयान दिया था। वो ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खमनेई के करीबी मानी जाते हैं, और अगर लारिजानी के हमले में मौत हुई है तो ये ईरान के लिए बड़ा झटका है। खमनेई की मौत के बाद लारिजानी देश की कमान संभाल रहे थे। अमेरिका को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी इन्होंने। सुनिए जरा नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। खुद इजराइल के पीएम तस्दीक कर रहे हैं कि लारिजानी को मार दिया गया। हमने अली लारिजानी को मार गिराया है। वो ईरानी सेना का बॉस था, साथ ही भीड़ का गैंगस्टर भी। हम ईरानी शासन को खत्म कर रहे हैं ताकि ईरान की जनता उन्हें हटा सके। ये सब तुरंत ही नहीं हो पाएगा, ना ही ये सब आसानी से हो जाएगा, लेकिन अगर हम जिंदा बचे तो हम चाहेंगे कि ईरान के लोगों का भविष्य उनके हाथों में सौंपा जाए। मुझे अभी अभी बताया गया है कि ईरान के सर्वोच्च सुरक्षा काउंसिल का हेड अली लारिजानी मारा गया है। उसके साथ सुलेमानी को भी मार गिराया गया है। कल देर रात हुए हमले में दोनों को मार गिराया गया। तो लारिजानी मार दिए गए, ये नेतन्याहू कह रहे हैं।
लेकिन नेतन्याहू जिंदा है या नहीं, उनको लेकर भी 1000 अटकलें हैं। एक नेतन्याहू का वीडियो आया, कहा गया ये वीडियो एआई है, दावा किया गया नेतन्याहू का ये वीडियो फेक है और उनकी 6 उंगलियां हैं, ये दावा किया गया। उनके जितने वीडियो आ रहे हैं यही दावा किया जा रहा है। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये देख रहे हैं, इसमें दावा किया गया, ये वही वीडियो है कि जिसमें कहा गया 6 उंगलियां हैं। और इस वीडियो के सामने आने के बाद ये देखिए 6 उंगलियों वाला वीडियो आया। इस वीडियो के सामने आने के बाद नेतन्याहू खुद सामने आए और उन्होंने कहा मैं जिंदा हूं, और एक और वीडियो जारी किया। अब इस वीडियो को लेकर भी दावा किया गया कि यह भी एआई है, यह भी फेक है। और दावा करने वाले कह रहे हैं देखिए जो कॉफी रखी है, नेतन्याहू भरा ग्लास उठाते हैं, कॉफी छलकती नहीं है। उसके बाद नेतन्याहू कॉफी पीते हैं लेकिन ग्लास उतना ही भरा है। לחיים, אני חושב שהמסר לאנשים שיוצאים ומתאווררים, לצאת להתאוורר, אבל ליד מרחב מוגן. ממשיכים. אתם אומרים לי להמשיך, אני אומר לכולכם, גם אתם תמשיכו. תמשיכו להישמע להוראות פיקוד העורף כל הזמן. עכשיו, ראש הממשלה אומרים ברשת दावा करने वाले कह रहे हैं नेतन्याहू ने खुद के जिंदा होने के लिए जो वीडियो जारी किया वो भी फर्जी है, ये दावा है। מספר אצבעות. אתה יכול להראות לנו? פה. פה. ראית? יפה מאוד. לחיים. אני חושב שהמסר לאנשים שיוצאים ומתאווררים, לצאת להתאוורר. नेतन्याहू ने उसके बाद एक तीसरा वीडियो जारी किया, उसके भी फर्जी होने के दावे किए जा रहे हैं। नेतन्याहू इसमें खड़े हैं, ध्यान से देखिए, अंगूठी पहना हुआ उन्होंने, लोगों के बीच पहुंचते हैं, अंगूठी पहनी हुई है, हाथ लेकिन आगे बढ़ाते हैं, अंगूठी गायब हो जाती है। देखिएगा अभी दिख रही है अंगूठी, हाथ आगे बढ़ा, अब अंगूठी नहीं है, देखिए। तो दावा करने वाले कह रहे हैं नेतन्याहू का ये वीडियो भी फर्जी है। לכולכם מגיע. כן, כן. יצאתם להתאוורר? לכן, יצאתם להתאוורר קצת? קצת לספוג שמש. להתאוורר קצת? כן. טוב, גם לא מגיע קצת. לכולכם מגיע. तो अब सवाल यह है कि नेतन्याहू क्या जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं? वॉर के वक्त क्या यह स्थिति है, ऐसे करने के हालात हैं? अलग अलग जगह कई नेतन्याहू की जब से 6 उंगलियों वाली तस्वीर आई है, उनके जिंदा होने को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। दावा किया जा रहा है कि इजराइल नेतन्याहू के एआई वीडियो जारी कर रहा है। सवाल उठ रहे हैं, अगर नेतन्याहू जिंदा है तो एआई वीडियो क्यों? दरअसल युद्ध के समय सुप्रीम कमांडर को बचाना प्रमुख लक्ष्य होता है। ऐसे में हमले की हालत में उन्हें खुफिया जगहों पर रखा जाता है या फिर सार्वजनिक जगहों पर भेजने के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल किया जाता है। बॉडी डबल यानी हमशक्ल का इस्तेमाल खतरे से बचाने के लिए किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा, रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर अक्सर बॉडी डबल के इस्तेमाल के आरोप लगते हैं। दावा है कि सार्वजनिक जगहों या कई विदेशी दौरे पर उनका बॉडी डबल भी जाता है। इस बॉडी डबल का इस्तेमाल राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा के लिए किया जाता है। आपने सुना होगा किम जोंग उन समेत कई नेताओं पर बॉडी डबल इस्तेमाल के दावे हैं। इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन के बेटे भी अपना हमशक्ल रखते थे। उनके कई बॉडी डबल में से एक लतीफ ने ही खुद यह खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कई सर्जरी करके उन्हें सद्दाम के बेटे की तरह बनाया गया था। कई बार उनकी जान खतरे में पड़ी, 26 गोलियां झेल कर वे भाग निकले थे। इसलिए माना जा रहा है कि नेतन्याहू भी बॉडी डबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। युद्ध की स्थिति में उन्हें किसी खुफिया बंकर में शिफ्ट किया जा सकता है, जिससे ईरान की गिरती मिसाइलों से उन्हें किसी तरह खतरा ना हो। ऐसे बंकर से वीडियो जारी करने पर उनकी लोकेशन दुश्मन तक पहुंच सकती है और इसलिए माना जा रहा है कि नेतन्याहू संदेश देने के लिए एआई वीडियो जारी कर सकते हैं। सुनिए जरा, नेतन्याहू इस बीच वीडियो भी जारी कर रहे हैं और ईरान के लोगों से क्या कह रहे हैं वो सुनिए। To the brave people of Iran. ईरान के बहादुर लोगों को हर साल की तरह मैं आप सभी को प्रकाश के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह त्योहार ईरानी लोगों के उस प्राचीन विश्वास का प्रतीक है कि प्रकाश अंधकार पर विजय प्राप्त करेगा, अच्छाई बुराई पर विजय प्राप्त करेगी। इस साल इस त्योहार का विशेष महत्व है। इसे अपने मित्रों, परिवार और प्रियजनों के साथ मनाएं। इस अवसर पर मैं आप सभी को नवरोज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। स्वतंत्र का वर्ष मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी के लिए आशा की एक नई शुरुआत है। तो नेतन्याहू जिंदा है, उनके बयान से साबित हो रहा है। उनकी तस्वीर जो सामने आई लारीजानी के मारने के बाद और उनका एक वीडियो आया उस कमांडर के मारने के बाद, लेकिन मुश्तबा भी जिंदा है। मुश्तबा जिंदा बचे कैसे? खमनेई के बेटे, क्योंकि हमला तो बहुत भयानक था जो इजराइल ने किया था। ये वो धमाका था जो खमनेई के ऊपर हुआ था, यहीं मौजूद थे मुश्तबा खमनेई भी। इस धमाके से मुश्तबा खमनेई कैसे बच गए?
अब मैं आपको बताऊं कि आखिर खमनेई के सुपुत्र मुज्तबा खमनेई इस हमले से बचे कैसे। 28 फरवरी को हमले में बाल बाल मुज्तबा खमनेई बचे। एक रिपोर्ट को में इसको लेकर दावा किया गया। इस हमले में सुप्रीम कमांडर अली खमनेई की मौत हो गई। हमले में खमनेई की पत्नी, बेटी की भी मौत हो गई। परिवार के दूसरे सदस्य के साथ कई सीनियर अफसर भी मारे गए थे। जूनियर खमनेई भी इस हमले की चपेट में करीब करीब आ गए थे। बस कुछ सेकंड की वजह से मुज्तबा खमनेई बाल बाल बच गए। दरअसल कुछ सेकंड पहले ही मुज्तबा मौके से दूर हो गए थे। इसी दौरान वहां जोरदार धमाके में खमनेई की मौत हुई। दावा किया गया कि खमनेई के पैर में चोट आई है। खुद ट्रंप ने भी जूनियर खमनेई को लेकर बयान दिया है। पहले उनकी मौत का दावा किया गया, बाद में कहा गया कि हमले में बुरी तरह घायल हुए हैं। रिपोर्ट में ईरानी अधिकारियों की बातचीत का हवाला दिया गया और ऑडियो में ईरानी अधिकारी हमले को लेकर बात कर रहे हैं। मिसाइलों के कंपाउंड पर गिरने से पहले मुज्तबा बागीचे में चले गए थे और इसी वजह से मिसाइल हमले में वो बाल बाल बच गए। सार्वजनिक तौर पर जूनियर खमनेई दिखे नहीं। उनके रूस में इलाज करवाने का दावा किया जा रहा है और विशेष विमान से उनके मॉस्को पहुंचने की अटकलें। जंग के बीच मुज्तबा ने अमेरिका का शांति प्रस्ताव ठुकरा दिया है और कहा है अभी शांति नहीं, बदले का समय है।